हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में नीरज शर्मा में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा था अपना टॉपिक, ठीक है। और उसके बारे में हम सामान्य जानकारी वहां पर प्राप्त की थी कि वास्तव में विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो आज हम विद्युत विभव की कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ठीक है। किसके रूप में देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में विद्युत विभव का जो मान होता है, विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखना ध्यान से, टॉपिक था अपना विद्युत विभव, ठीक है, एवं विभवांतर। विद्युत विभव एवं विभवांतर, ये था अपना टॉपिक, ठीक है। तो वास्तव में विद्युत विभव क्या था, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं इस चीज को। तो क्या था कि जैसे मान के चलो कोई अपना स्रोत आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, और इस प्लस क्यू आवेश का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्थिर आवेश है, और स्थिर आवेश के चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, इसके विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य परीक्षण आवेश केवल परीक्षण के लिए ला रहे हैं हम कि वास्तव में वो महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। और कहां से ला रहे हैं हम उसको? अनंत से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं, ठीक है। और अनंत से इस आवेश के, स्रोत आवेश के, और किस में रख रहे हैं हम? स्रोत आवेश के किसमें? विद्युत क्षेत्र में। मान लिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है? यहां तक है। तो अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, मान लिया कि किसको ला रहे हैं हम? Q0 आवेश को ला रहे हैं। और कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। तो Q0 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य हो गया W, क्लियर है ना। तो इसलिए एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W अपॉन Q0। तो यही कार्य कहलाता है विद्युत विभव। क्या कहलाता है? विद्युत विभव, ठीक है। एक तरह से विद्युत विभव क्या हो गया भाई? एक तरह से विद्युत विभव जो है वो इस आवेश को एनर्जी, ठीक है, दी गई एनर्जी है। आवेश को परिपथ में गतिशील करने के लिए दी गई एनर्जी है, ठीक है। कि आवेश को किसी सेल द्वारा, जैसे मान के चलो एक बैटरी होती है, ठीक है, और यहां से किसी आवेश को, अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, तभी तो धारा बहती है परिपथ के अंदर, ठीक है। इस प्रकार ओम का नियम हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो जैसे मान के चलो ये कोई परिपथ है, और इस परिपथ में इस सेल के द्वारा इस तार में धारा प्रवाहित करनी है। धारा प्रवाहित करने का मतलब है कि यहां से आवेश को गतिशील करना है। आवेश को क्या करना है? गतिशील, यानी आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। इसका मतलब आवेश का प्रवाह कराना है, तो इस आवेश का प्रवाह कराने के लिए इस सेल के द्वारा इस आवेश को दी गई जो ऊर्जा होगी, वही ऊर्जा कहलाती है विद्युत विभव, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। किया गया जो कार्य होता है उसका मान कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई। तो देखना कि जैसे ये कोई स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश, ठीक है, और इस स्रोत आवेश के पास कहां इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फैला हुआ है चारों तरफ है इसके। अब आवेश, अन्य आवेश को हम इधर से भी ला सकते हैं, 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 मतलब कुल मिला के कहीं से भी ला सकते हैं। लेकिन लाना कहां है? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। लाना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, ठीक है। तो मान लिया कि सब ये अनंत पॉइंट हो गया, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लिया यहां तक है, ठीक है, मान लेते हैं यहां तक है, ठीक है सर। और हमें किसी
परीक्षण आवेश को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। ठीक है, तो कैसे लाते हैं भाई? धीरे धीरे अल्पांशों के रूप में लाते हैं। और दूरी जो है अनंत जो है वो बहुत लंबी दूरी होती है। अनंत कोई मान नहीं होता, निश्चित मान नहीं होता। ठीक है, कोई संख्या नहीं होती। इसका मतलब अनंत का मतलब बहुत अत्यधिक दूरी से हम इसको ला रहे, यही तो है अनंत का मतलब। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनंत है, तो अनंत से जब हम लाते हैं तो इस दूरी को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए जिस दूरी का मान अपरिमित होता है, ठीक है, जिसका मान हम नहीं निकाल सकते, नापा तोली करके नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस दूरी हो, चाहे पृष्ठ हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, जिसका मान हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते, नापा तोली करके ज्ञात नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, बराबर बराबर अल्पांशों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। और एक अल्पांश के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन, और उस पर लिमिट चढ़ा देते हैं कि साहब कहां से कहां तक निकालना है। ठीक है, उसके बाद अपना टोटल कार्य आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है साहब, तो देखना ध्यान से, अनंत से ला रहे हैं और मान लिया कि ये कहां आ गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पॉइंट है वो ए पर आ गया। कहां आ गया? ए पर आ गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु ए से और यहां स्थित किसी बिंदु बी तक हमें इस आवेश को लाना है, किसी परीक्षण आवेश को लाना है। ठीक है, तो क्या करें कि इस छोटी छोटी अल्पांशों में इस दूरी को बांटते हैं। तो मान लिया ये किसी समय t पर जो बिंदु, जो आवेश Q0 है वो इस पॉइंट P पर आ गया। ठीक, और मान लिया कि यहां से और यहां तक, यानी ऐसे धीरे धीरे अल्पांशों में आ रहा है, और किसी क्षण इस अल्पांश से और इस बिंदु P तक जो आने में जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, वो dr दूरी है। कितनी दूरी है? dr मान लिया। ठीक है, कितनी दूरी है? dr दूरी है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको। हाँ जी, तो ये dr दूरी हो गई यहां से यहां तक। ठीक है सर, तो इस dr दूरी विस्थापित करने में किया गया जो कार्य होगा उसका मान कितना होगा? बात समझ में आ गई? ठीक, अब एक चीज बताओ कि जब ये Q0 इस प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेगा तो बताओ Q0 पर कैसा आवेश है? कैसा आवेश है? प्लस, धनात्मक आवेश है। और जब ये पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव आवेश है, तो बताओ मेरे को कि इस प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस Q0 पर कैसा बल लगेगा? तो कैसा बल लगेगा? सजातीय आवेश हो गए, और सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर? ठीक, तो इसका मतलब है कि ये Q0 जो आवेश है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर भागेगा? इस तरफ भागेगा। बात समझ में आ गई है ना? और वो फोर्स कितना लगेगा? Fe बराबर कितना? Q0 E वेक्टर। और किसके कारण लग रहा है ये? किस पर लग रहा है? Q0 पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? इसके कारण लग रहा है। ध्यान रखना, जिस पर लगता है उस पर बल काम करेगा। ठीक है सर, तो किस पर बल काम कर रहा है? Q0 पर लग रहा है, इसलिए हमने लिख दिया Fe बराबर Q0 E वेक्टर। बात समझ में आ गई है ना? तो लास्ट क्लास में हमने एक बात कही थी कि हमें इस Q0 को इस बल के विरुद्ध चलाना है। नहीं, ये बात समझ में? यानी ये बल किधर लग रहा है? देखना, संख्या रेखा के अनुदिश इसी दिशा में लग रहा है और दूर लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इस Q0 को किधर लाना है? इस प्लस Q के पास लेके आना है, समीप लेके आना है। इसका मतलब हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जितना बल इधर लग रहा है इतना ही बल अगर मैं इस पॉइंट पर, इस Q0 पर इस दिशा में कार्य करा दूं तो ये आवेश नियत वेग से इस तरफ क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने लास्ट वीडियो में कि आवेश स्थिर होगा, ठीक है, तो त्वरण 0 होगा। आवेश नियत वेग से गतिशील है तो भी त्वरण क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब परिणामी बल हमें क्या रखना है? यहाँ पर 0 रखना है। त्वरण का मान हमें क्या रखना है? 0 रखना है। इस प्रकार हमें इस Q0 को क्या कराना पड़ेगा? गति करानी पड़ेगी।
ठीक है। तो ये जो Q0 है वो नियत वेग से किधर, बिंदु B की ओर लेके आना है। बात समझ में आ गई? ठीक है साहब। तो देखना कि F बराबर आ गया Q0 E वेक्टर, इसका मतलब इतना ही बल इस Q0 पर, ठीक है, बाह्य फोर्स से ध्यान रखना, F एक्सटर्नल हमारे द्वारा लगाया जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर F एक्सटर्नल प्लस F ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। नहीं, यही बात समझे? क्यों? क्योंकि जो परिणामी फोर्स होगा, परिणामी जो बल होगा, उसका मान कितना होगा, F नेट का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? क्यों? एक समान त्वरण से लेके आ रहे हैं, सॉरी, एक समान वेग से लेके आ रहे हैं और त्वरण का मान क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। क्लियर? ठीक है साहब। इसका मतलब कि यहां से F एक्सटर्नल जो आया वो कितना आया, माइनस F ई वेक्टर आया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गई होगी। क्लियर? ठीक है साहब। तो करते हैं, ध्यान से देखना। क्योंकि चित्रानुसार, अब देखना यहां पर भाषा आप लोग किताब की सहायता ले सकते हो, लेना चाहो, लेकिन सहायता की जरूरत नहीं है। जैसे जैसा हमने चित्र बनाया है वैसे हम यहाँ पर भाषा देखेंगे कि क्या, कि माना कि एक Q प्लस Q एक स्रोत आवेश है और इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाना है। ठीक है, A से B तक लाने के लिए छोटे छोटे अल्पांश दूरी dr में हम इसको लेके आते हैं। ठीक है, और मान लिया किसी समय t पर बिंदु P तक लाने में, ठीक है, dr दूरी लाने में जो किया गया कार्य होगा उसका मान कितना होगा वो मैं यहाँ पर चित्रानुसार लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखना ध्यान से। चित्रानुसार परीक्षण आवेश Q0 को प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा भाई? कार्य बोलो, अल्पांश दूरी चला रहे हैं हम, तो अल्पांश दूरी चलाने के लिए अल्पांश ही कार्य किया जाएगा और वो मान लिया मैंने क्या है, dw है। तो dw बराबर आ जाएगा अपना, तो किया गया कार्य होता क्या है पहले बताओ। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। यही तो होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। और ये जो बल है वो कौन सा बल है बताओ, Fe बल है या F एक्सटर्नल है? बोलो, किस बल के प्रभाव में dr दूरी चलाया जा रहा है? बोलो, किस बल के प्रभाव में चलाया जा रहा है, इसके में या इसके में? इसके में। ठीक है, तो इस F वेक्टर के स्थान पर मैं लिखूंगा F एक्सटर्नल। ठीक है, यानी बाह्य बल के प्रभाव में इसको कार्य कराया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो देखना, और कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्यों? बल सदिश, विस्थापन सदिश, और दोनों का कैसा प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है। और अदिश गुणन किन्हीं दो सदिश राशियों के अदिश गुणन से हमेशा अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है, परंतु चित्र से F एक्सटर्नल बराबर क्या है भाई, माइनस F ई वेक्टर है। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, क्या है कि F एक्सटर्नल F ई के बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। दिशा में क्या है, विपरीत। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि F एक्सटर्नल बराबर क्या आ जाएगा, माइनस F ई का मान रखो, वहां से कितना है, Q0 ई वेक्टर। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या आ गया अपना, 2 आ गया। ठीक, इस समीकरण 2 से मान
2 से मान 1 में रखने पर, ठीक, कितना आ जाएगा बताओ? dw बराबर आ जाएगा कितना, मान रख रहा हूं -q0 e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 आ गया अपने पास, ये आ गया किया गया कार्य। क्लियर? अच्छा, आगे देखो, अतः कहां से कहां तक लाना है हमें? ए से बी तक लाना है। अतः बिंदु आवेश या फिर परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक, और कैसे ला रहे हैं भाई? क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं, क्षेत्र की दिशा में ला रहे हैं। क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर, और ला किधर रहे हैं? क्षेत्र के विरुद्ध। ठीक है, तो A से B तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या होगा बताओ? कुल कार्य लिख देता हूं मैं यहां पर, किया गया कुल कार्य। ध्यान रहे, ए और बी के मध्य की दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी, तो कुल कार्य क्या होगा? इसका हम क्या कर दें? समाकलन कर दें। कहां से कहां तक लिमिट लगा दें? ए से बी तक लगा दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास? कुल कार्य आ जाएगा W बराबर समाकलन, माइनस चिन्ह बाहर निकाल देता हूं, Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और कहां से कहां तक ला रहे हैं हम? A से B तक ला रहे हैं। कहां से कहां तक ला रहे हैं? A से B तक ला रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो A से B तक लाने में किया गया कार्य है ये। ठीक है, और यही WAB लिख देता हूं इसको, A से B तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो WAB का मान आ गया -Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। डॉट अभी हटा नहीं है यहां से। ठीक है, Q0 कैसी राशि होती है? अदिश राशि, कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर निकाल लेते हैं समाकलन से। तो WAB बराबर आ जाएगा यहाँ -Q0 समाकलन A से B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, और ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 4। ठीक, ये होता है किया गया कार्य। ठीक, और यही कार्य किसके रूप में संचित होगा बताओ? क्षेत्र के विरुद्ध किया जा रहा है, क्षेत्र के विरुद्ध किया जा रहा है, और यही कार्य किसके रूप में संचित होगा बताओ? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, यहां तक कंप्लीट आप लोग उतार सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ जी, मिटा देता हूं इसको। देखना भाई एक बार। तो WAB जो है यहां लिख देता हूं मैं, चूंकि किया गया कार्य यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रहे, स्थितिज ऊर्जा केवल और केवल संरक्षी बलों के प्रभाव में उत्पन्न होती है। ठीक है, और संरक्षी बल वो होते हैं जिनमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जैसे मान के चलो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पर कि ए बिंदु से आवेश को यहां तक ले जाना है या फिर यहां से यहां लाना है, तो मार्ग देखो कैसा भी मार्ग है, इस मार्ग पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कि ये जो कार्य होगा वो इस मार्ग पर डिपेंड नहीं करेगा, तो फिर किस पर करेगा? वो डिपेंड करेगा बिंदु A और बिंदु B की स्थितियों पर। कहने का मतलब कि प्रारंभिक
और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। ठीक है, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर जो निर्भर करता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, तो यहां ध्यान रहे कि किया गया कार्य पथ पे निर्भर ना होके किस पर निर्भर करेगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करेगा। और जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है वह कार्य संरक्षी बलों के प्रभाव में होता है। क्लियर? वहां जो बल कार्य करेगा, वहां जो बल होगा वो कैसा होगा, संरक्षी होगा। और उस संरक्षी बल के प्रभाव में जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर? ये बात 11th की थी और आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, हाँ जी, तो मैं यहां लिख देता हूं, अर्थात समीकरण 4 से क्या आ जाएगा, WAB बराबर आएगा UAB। स्थितिज ऊर्जा को हम U से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, जब UAB मतलब UAB का मतलब क्या है कि बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है और बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, और इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी यहां तक लाने में किया गया कार्य, यहां से लाने में किया गया कार्य, इसका मतलब इनके बीच में कितना कार्य किया जा रहा है उस कार्य का जो डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, और इनमें से इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारे बीच का मैटर आ जाएगा, और हमें बीच का मैटर ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो अंतर बताओ मेरे को पहले ये बताओ कि B पर ज्यादा होगी या A पर ज्यादा होगी, बोलो। एक चीज सोचो तुम तो ठंडे दिमाग से, क्या सोचना है कि जब A पर है तब इसके द्वारा ज्यादा फोर्स लग रहा है, या फिर B पर है जब ज्यादा फोर्स लग रहा है, बताओ किस स्थिति पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, बोलो। A स्थिति पर लग रहा है या B स्थिति पर लग रहा है, बोलो। B स्थिति पर लग रहा है, क्यों, पास में है। नहीं यही बात समझो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसकी तुलना में। ठीक है, क्यों, R जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बल के मान में कमी होती है। ये कूलाम ने कहा था, याद हो तो। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब है कि B पर ज्यादा फोर्स लगेगा A की तुलना में। अब B पर ज्यादा फोर्स लग रहा है A की तुलना में, इसका मतलब यहां इस स्थिति पर लाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर A स्थिति पर लाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, B पर लाने में। इसका मतलब कि यहां पर B पर जो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, UA। नहीं ये बात समझे? ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, UB माइनस UA। और यही किया गया कार्य 4 से इसके बराबर होता है, तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से कि या UAB बराबर माइनस Q0 इंटीग्रेशन A से B डॉट dr वेक्टर। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि UB माइनस UA बटे Q0 का मैंने भाग लगा दिया इधर। ठीक है, बराबर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन A से B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, यहां से आगे से मिटा रहा हूं। हाँ जी, देखना, इस Q0 का अलग अलग इसमें भाग लगाता हूं तो देखो क्या आएगा, UB बटे Q0 माइनस UA बटे Q0 बराबर माइनस A से B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, तो बताओ U मतलब W बटे Q0 विभव होता है, तो बताओ किस बिंदु पर विभव कहलाएगा, ये B बिंदु पर कहलाएगा, तो इसका मतलब BB माइनस BA। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई, है ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं क्योंकि B बराबर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, B बराबर होता है W अपॉन Q0, और W कौन है, U बटे Q0। नहीं यही बात समझ में है ना? तो B बिंदु पर विभव BB और A बिंदु पर विभव BA बराबर आएगा माइनस A से B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये आएगा अपने पास विभवांतर का फॉर्मूला। विभवांतर किसके रूप में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि विभवांतर BB माइनस BA बराबर होता है माइनस A से B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये विभवांतर
बी माइनस बी ए बराबर माइनस ए से बी इंटीग्रेशन है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर? हाँ जी, यहां से मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। हाँ जी, मिटा रहा हूं, तो देखना भाई। क्या आ गया यहां से देखना, इसका मतलब समीकरण ए से आ गया बी बी माइनस बी ए बराबर माइनस ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये समीकरण ए आया अपने पास। ठीक है, ये भी मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, यदि कंडीशन डाल रहा हूं बिंदु बिंदु ए कहां पर हो, ये बिंदु ए कहां पर है, अनंत पर है। बिंदु ए कहां पर है, अनंत पर। ठीक है, यदि बिंदु ए अनंत पर हो तब बताओ बी अनंत, बी ए का मतलब अनंत पर है, तो बी अनंत का मान कितना होता है बताओ? अनंत पर विभव का मान कितना होता है? बोलो, 0 होता है। क्यों? अनंत पर ऊर्जा 0 होती है और अनंत पर विभव का मान कितना? 0। अतः समीकरण 1 से ए से क्या आ जाएगा? बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव आ गया बी बी बराबर बी बी माइनस 0 बराबर माइनस अनंत से, कहां से? अनंत से कहां तक? बिंदु बी तक। ध्यान रखना, अनंत लिखूंगा मैं यहां पर, ए नहीं लिखूंगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक, और यहां से विभव आ गया अपने पास, विभवांतर हमने निकाला ही था, विभवांतर तो ये रहा। अब विभव क्या आ गया अपने पास? बी बी बराबर आ गया माइनस अनंत से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक, समीकरण नंबर बी। तो हमने यहां पर एक चीज देखी कि यहां पर जो किया गया जो कार्य होगा वो बिंदु ए यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, ना कि उसके पथ पर डिपेंड करेगा। क्लियर? पथ पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास विभवांतर है और ये आ गया अपने पास विभव। ठीक है, तो यहां से विभव का जब हम मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक हमने लास्ट वीडियो में भी निकाले थे। तो विभव का मात्रक क्या होता है बताओ? विभव का मात्रक हो गया, एक बार और रिवीजन करा देते हैं, वोल्ट। ठीक है, विभव या विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, या फिर यहां से क्या होगा? जूल बटे कूलम होगा, या फिर यहां से क्या होगा बताओ? ई का मात्रक न्यूटन बटे कूलम इंटू, और दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक, तो ये तीनों क्या है? इसके मात्रक हैं। किसके? विभव या विभवांतर के। क्लियर? ठीक, तो ये तो होता है इस ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही एमकेएस पद्धति में मात्रक। ठीक है, और ऐसा ही सीजीएस मात्रक और होता है, वो लिखना चाहो लिख लेना। ऐसा ही सीजीएस पद्धति मात्रक जो होता है वो होता है स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड। ठीक है, क्या होता है? स्टेट बोर्ड। ठीक, अब एक चीज बताओ मेरे को, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, ये मिटा दो। ठीक, अगर वो आपसे पूछे, वैसे पूछता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर आप लोग नॉलेज के लिए अगर देखना चाहते हो कि साहब एक बोल्ट में कितने स्टेट बोल्ट होते हैं, ये निकालो साहब, कि एक बोल्ट में कितने स्टेट बोल्ट होते हैं, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो बोल्ट के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? बोल्ट के स्थान पर क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं या फिर ये लिख सकता हूं। नहीं, यही बात समझे। इसका मतलब एक जूल बटे कूलाम लिख दो, चाहे न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर लिख दो। चलो न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर लिखते हैं। ठीक है, ओके। और सीजीएस पद्धति में न्यूटन के स्थान पर कौन आएगा? बोलो, डाइन आएगा। ठीक, और मीटर के स्थान पर कौन आएगा? सेंटीमीटर आएगा। और कूलाम के स्थान पर कौन आएगा? ESU आएगा। नहीं, यही बात समझ में। क्लियर?
अब देखो 1 न्यूटन में कितने टाइम, 10⁵ ठीक। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁵2 या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 1 कूलाम में कितने ESU, तो बटे में तो जाएगा, तो 1 कूलाम में कितने ESU होते हैं बोलो, 3 × 10⁹ कल हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। पहली वीडियो में कंप्लीट चर्चा कर ली थी इस चीज की। तो कितना आ जाएगा बताओ, यहां से ऊपर कितना हो गया 10⁵7, ठीक है, बटे 3 × 10⁵ कितना आ गया 9, नहीं ये बात समझ में, तो कितना आ जाएगा, यहां से इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 का भाग लगा दो, लगाना चाहो तो 0 या फिर ऐसा करो यहां से 10 ले लो इसको, ठीक है, 10/3 गुणा ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻9 और ऊपर बचेगा 6 तो -3 आ जाएगा, ठीक है। 3 का इसमें भाग लगा दो, 3 एकम क्या नाम दिया 9, ठीक है, दशमलव कितना बचा, 1 बचा, फिर वो इतना नाम दिया 9, तो 3.33 गुणा 10⁻³ और ये कहलाएगा स्टेट बोल्ट, ठीक है साहब, बात समझ में आ गई है ना। तो ये चीज हम कैसे भी निकाल सकते हैं अगर हमें सब कुछ पता है तो, ठीक है। तो ये चीज हमने आज यहाँ पर देखी कि साहब विभवांतर क्या होता है, विभव का मान क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। तो आई थिंक आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे कि वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच पाए, ठीक है। धन्यवाद।